नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी साथी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप सभी शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और गूगल प्ले स्टोर से आपका अपना खुद का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें। संपूर्ण ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप शर्वा क्लासेज से जुड़ सकते हैं। अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी शुरू कर रखी है और राजस्थान की ज्योग्राफी में थ्योरी की क्लास आज अपन लेते हैं और थ्योरी की जो क्लास है उसमें आज अपन चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। आज अपन चर्चा करेंगे किसकी? राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में। किसकी चर्चा करने वाले हैं? राजस्थान की जलवायु। तो राजस्थान की जलवायु की अपन चर्चा विस्तार से करेंगे, तो सभी साथी हो जाए तैयार अपनी नोटबुक और अपना पेन लेकर के और शानदार तरीके से नोट्स तैयार करने के लिए। साथियों, जब जलवायु की बात आती है, किसी भी प्रदेश की जलवायु की बात आती है तो अपन दो वर्डों पर विचार करते हैं। एक तो जलवायु, एक दूसरा होता है मौसम। दो वर्ड आते हैं। पहले इन दो वर्डों को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रदेश विशेष की जलवायु के संदर्भ में और मौसम के संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं तो दोनों में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता किस प्रकार की है? जब जलवायु की बात आती है तो किसी भी बड़े प्रदेश, इसको इस रूप में लिखा जाता है कि किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय की वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। जलवायु कहलाती। अब जैसे लंबे समय की वायुमंडलीय दशा का मतलब ले अपन, तो लंबा समय मतलब जैसे कितने समय तक, तो मेरा जहां तक मानना है, कई राइटर्स की बुक्स मैंने पढ़ी, वहां तक 20 वर्ष से अधिक समय तक, 20 वर्ष से अधिक समय तक यदि एक समान वायुमंडलीय दशा रहती है तो वो वहां की जलवायु बन जाती है। क्या बन जाती है? जलवायु बन जाती है 20 वर्ष से अधिक समय तक। और इसके ठीक विपरीत यदि अपन किसी प्रदेश के मौसम की बात करते हैं तो मौसम क्लाइमेट से थोड़ा भिन्न होता है। किस प्रकार से? तो इसमें होता है, इसको डिफाइन करेंगे तो किसी छोटे क्षेत्र में थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय कह दो चाहे कम समय कह दो, थोड़े समय के लिए पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाएं क्या कहलाती है? मौसम कहलाती। क्या कहलाती है? मौसम कहलाती। ठीक है। अब इसमें थोड़े समय की बात आती है तो कितना थोड़ा समय? तो इसमें यदि अपन देखेंगे उदाहरण के लिए, जैसे एक दिन, माह, एक वर्ष या 20 वर्ष से कम, या 20 वर्ष से कम समय के लिए यदि वायुमंडल की एक समान स्थिति रहती है ना, क्योंकि मौसम तो बदलता रहता है ना, एक दिन रह सकता है, 2 घंटे रह सकता है, 1 महीना रह सकता है, 2 महीना रह सकता है, लेकिन इस तरह की कंडीशन यदि 20 वर्ष तक
कंटिन्यू बनी रहती है तब वो 20 वर्ष के बाद में जलवायु में कन्वर्ट हो जाती है, वहां की जलवायु कहलाती है। और 20 वर्ष से कम समय के लिए यदि ये कंडीशन बनी रहती है तो वहां का मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मुख्य रूप से ये मौसम अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा। राजस्थान की जलवायु को मुख्य रूप से यदि अपन देखेंगे तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो राजस्थान की जलवायु है कैसी आगे तय करेगी। हालांकि राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपोष्ण जलवायु। राजस्थान की जलवायु को उपोष्ण जलवायु माना जाता है। लेकिन इसको उपोष्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जलवायु किसी प्रदेश विशेष की है तो उसको विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं। अनेक कारकों से जलवायु तय होती है। वो कारक कौन कौन से हैं? तो पहला कारक है किसी प्रदेश विशेष की स्थिति। किसी प्रदेश विशेष की स्थिति। दूसरा बिंदु है समुद्र से दूरी। तीसरा है प्राकृतिक वनस्पतियां, उस प्रदेश में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां। चौथा है उच्चावच, किसी प्रदेश विशेष की स्थलाकृति। उच्चावच धरातल का स्वरूप कैसा है। पांचवी राजस्थान के संदर्भ में है अरावली की स्थिति। यह सभी के लिए लागू नहीं है, राजस्थान के संदर्भ में है अरावली की स्थिति। तो ये कुछ बिंदु है जो राजस्थान की जलवायु को तय करते हैं, यानी राजस्थान की जलवायु में अपना बड़ा रोल अदा करते हैं। पहला बिंदु है कि स्थिति क्या है। जब बात स्थिति की आती है तो अपन देखेंगे कि स्थिति की जब बात आए चलो, जब स्थिति की बात आती है तो उसको किस प्रकार से अपन देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति जो है, एक बार इनको मिटा देता हूं। चलो चल गया। तो पहला बिंदु है राजस्थान की जलवायु प्रभावित करने वाला कारक स्थिति। अब ये जो है लोकेशन क्या है, अवस्थिति क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की स्थिति कहां पे है। तो अपन भारत के संदर्भ में यदि चर्चा करें तो आपको पता है, हमने ग्लोब के अंदर पढ़ा था विस्तार से कि भारत जो मुख्य रूप से है वो किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है ना। तो मुख्य रूप से यहाँ पे ये जो स्थिति आपको नजर आ रही है ये भारत की स्थिति है। किसकी है? भारत की स्थिति है मुख्य रूप से, जो आपको ये वाली नजर आई, ये मैंने बनाई है। तो ये भारत है। इसका मतलब भारत कहां स्थित है ग्लोब पर? तो ग्लोब पर यदि भारत की चर्चा करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तर पूर्व यानी पूर्व पश्चिम बांटते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में। तो मुख्य रूप से भारत की स्थिति कहां हो गई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर राजस्थान कहां पे है? भारत का अक्षांशीय विस्तार यदि अपन देखेंगे तो पहले भारत की चर्चा करें थोड़ी सी, और भारत की स्थिति के बाद में अपन राजस्थान की तुलनात्मक स्थिति की चर्चा करेंगे। तो भारत की यहां से अपन स्टार्ट करते हैं तो इसका दक्षिणी पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से इसका अक्षांश शुरू होता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये तो इसका अक्षांश हो गया। ठीक है, और देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये इसका देशांतरी विस्तार। इसको बोलते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति किसी देश विशेष की। ठीक है ना। ग्लोब पर अपने जो जाल डाला था अक्षांश और देशांत रेखाओं का, उसका उद्देश्य ये था कि किसी प्रदेश विशेष की अवस्थिति कैसे ज्ञात की जा सकती है,
है ना, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, लंबवत गोलार्ध के रूप में है। तो भारत का देशांतर क्या है, देशांतर है भारत का है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसका मतलब ये भारत का देशांतरी विस्तार। इसका मतलब भारत उत्तरी गोलार्ध में है मुख्य रूप से, ठीक है। और कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है, लगभग दो भागों में बांटती है, जो राजस्थान के दक्षिणी छोर से होकर गुजरती है। तो यह भी ध्यान देने योग्य बात है। कर्क रेखा भारत को लगभग दो भागों में बांटती है। कितने भागों में, दो भागों में बांटती है, समान दो लगभग समान भागों में बांटती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो आधा भाग है ये किस में आ गया, शीतोष्ण कटिबंध में। किस में आ गया, शीतोष्ण कटिबंध। और भारत का जो आधा भाग है वो किस में आ गया, उष्ण कटिबंध। इसका मतलब भारत का दक्षिणी जो भाग है, कर्क रेखा से दक्षिणी वाला हिस्सा है वो किस में है, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा से उत्तर वाला हिस्सा किस में है, शीतोष्ण कटिबंध में। तो भारत की अवस्थिति के आधार पर ये दो भागों में हो गया, उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध मुख्य रूप से है ना। ग्लोब विस्तार से देखना, ग्लोब पर इसकी चर्चा अपन ने कर रखी है। फिर राजस्थान की स्थिति की ओर चलते हैं। अपने तो टॉपिक राजस्थान का शुरू कर रखा ना, तो राजस्थान की स्थिति अपन देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, राजस्थान की स्थिति मुख्य रूप से कहां पर है, तो भारत के किस भाग में है, यह राजस्थान आपको नजर आ रहा है। इसको मैं इंडिकेट कर दूं अन्य कलर से, तो यह अपना राजस्थान आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और यह राजस्थान आपकी समक्ष है, यह राजस्थान। तो भारत के अंदर ही अपन देखते हैं तो किस भाग में है, तो राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। किस ओर है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। समझ गए। अब इसकी स्थिति कितनी है, यानी यहां अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, तो यहां है इसकी 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ये इसकी अवस्थिति है राजस्थान की। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान लगभग कर्क रेखा से उत्तर में है, 23 डिग्री 3 मिनट, थोड़ा सा नीचे है, यानी 99% राजस्थान जो है कर्क रेखा से उत्तर में है। समझ गए। तो राजस्थान की स्थिति यदि अपन देखते हैं तो कहां पे है, इसका अक्षांश क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। और ये अक्षांशीय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर सीधे तौर से अपन देखते हैं तो एक अक्षांश पर यदि कोई स्थान विशेष है तो उसकी जलवायु में कोई विशेष फर्क नहीं आता, उसके तापमान में विशेष फर्क नहीं आता। कारण यह है कि वहां पर सौर विकिरण समान प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भिन्न अक्षांशों पर कोई देश या कोई प्रदेश स्थित है तो उन अक्षांशों के आधार पर यदि वो उच्च अक्षांश पे है तो उसकी जलवायु शीत से शीतोष्ण या शीतोष्ण से शीत तक हो जाती है। और यदि वो निम्न अक्षांशों पर भूमध्य रेखीय प्रदेश की ओर स्थित है तो उसकी जलवायु उष्ण पाई जाती है ना। तो फर्क है, यदि अपन उसको मुख्य रूप से उसका अक्षांश देखेंगे तो अपने को इसका फर्क पता लग जाएगा। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक मुख्य रूप से इसका विस्तार है, ठीक है। आगे देखिए, कहां है, कर्क रेखा से
लगभग उत्तर में। तो यह था इसका अक्षांश, यह था इसका अक्षांश। अब अक्षांश अपन ने देखा मुख्य रूप से, तो यह अक्षांश क्या प्रभाव डालता है, अक्षांश का क्या असर है। मानचित्र एक और लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मुख्य रूप से अपन ने स्थिति अपन देख रहे हैं, तो उस स्थिति का क्या असर है। राजस्थान की स्थिति, उसका क्या असर है, मुख्य रूप से क्या फर्क पड़ता है उसका, है ना। तो ये बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपन देखें कि राजस्थान की स्थिति जो है उसका क्या अक्षांश का अपन ने देखा, कितना 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक। तो यह था अपना अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश कैसे प्रभावित करता है, चलो देशांतर और देख लीजिए। देशांतर क्या है इसका, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक, ये इसका देशांतर है। लेकिन यहां रोल अक्षांश का है किस प्रकार से, अपन थोड़ा सा विश्व की भूगोल के ऊपर अपन चलते हैं, सौर विकिरण पर चलते हैं अपन। और मैं यहां थोड़ा सा आपको एक सूर्य के तापमान की ओर ले जाता हूं। 3 कटिबंध अपन 23.5 कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, थोड़ा समझना, 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में अंटार्कटिक वर्त, 90 डिग्री दक्षिण गोलार्ध दक्षिण ध्रुव है, 90 डिग्री 6.5 उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वर्त, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए मुख्य रूप से सूर्य की जो आभासी गति है वो कैसी होती है। यदि अपन सूर्य की आभासी गति की चर्चा अपन करेंगे, सूर्य के प्रकाश की अपन बात करेंगे, तो सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से कब कब पृथ्वी पर सीधा पहुंचता है। तो यहां अपन देखते हैं कि जब कर्क रेखा की बात आती है, कर्क रेखा पर तापमान सूर्य का जब सीधा होता है, तो वो समय कौन सा होता है, तो वो समय होता है 21 जून। इसका मतलब जून के समय सूर्य कहां चमक रहा होता है, कर्क रेखा पर सीधा टेम्परेचर आ रहा होता है। कब, जून के समय 21 जून। उसके बाद में 2 तिथियां ऐसी होती है जब सूर्य कहां चमक रहा होता है, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, इसकी 2 तिथियां मुख्य रूप से है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर और 21 मार्च। इस समय सूर्य सीधा पड़ता है किस पर, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर मुख्य रूप से सीधा चमकता है, ठीक है। और तीसरी जो इसकी रेडिएशन आती है मुख्य रूप से, वो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और मकर रेखा पर सीधा कब चमकता है, तो यह तिथि होती है 22 दिसंबर। अब आप देख लो मुख्य रूप से कि सूर्य की रोशनी के द्वारा ही किसी प्रदेश विशेष की जलवायु तय होती है। आप देख रहे हो 21 राजस्थान मुख्य रूप से कहां पे स्थित है, तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। इसका दक्षिण छोर मुख्य रूप से है, वो क्या है, कर्क रेखा दक्षिण छोर से होकर गुजरती है। और जून का जब महीना होता है तो राजस्थान के ऊपर सूर्य किरणें किस प्रकार से आती है, सीधी आ रही होती, कब है, जून के महीने,
ठीक है, जून के समय में राजस्थान में किरणें सीधी आती है। ठीक है, उसके बाद में 21 मार्च और 23 सितंबर का महीना आते आते सूर्य किस ओर चला जाता है, दक्षिणायन की ओर चला जाता है। और 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य कहां चमक रहा होता है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर चमक रहा होता है। ठीक है, अब यहां क्या है कि मार्च और सितंबर मुख्य रूप से जून के बाद में सितंबर आता है, तो सितंबर महीना जो होता है 23 सितंबर का, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मानसून का निवर्तन शुरू हो जाता है। और निवर्तन का कारण क्या है कि सूर्य जो जो दक्षिणायन जाएगा, क्यों क्यों उत्तरी गोलार्ध है वो मुख्य रूप से ध्रुव की चपेट में आ जाएगा और धीरे धीरे यहाँ का तापमान गिरने लग जाएगा। और जब यहाँ का तापमान धीरे धीरे गिरेगा, है ना, तो उस कारण से हवाओं की जो गति है, हवाओं की जो दिशा है वो भी बदल जाएगी। कैसे बदलती है अभी हम आगे देखेंगे, जब पवनी चलाएंगे तब विस्तार से इसको देखेंगे। और उसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमक रहा होता है, तो 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। इसका मतलब 22 दिसंबर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का महीना होता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से काफी दूरी हो गई, अपनी सूर्य से काफी दूरी हो गई, सूर्य का प्रकाश बहुत कम अपने पास पहुंच पाता है। दिन की अवधि उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से भारत की अपन बात करें, राजस्थान की बात करें, दिन की अवधि यहाँ पे दिसंबर में छोटी हो जाती है और रातें बड़ी हो जाती है ना। तो इस प्रकार से अपन यदि सूर्य के रेडिएशन की चर्चा अपन करें, उसकी किरणों की अपन चर्चा करें, तो उसके बेस पे मुख्य रूप से जलवायु है मुख्य रूप से प्रभावित होती है। ठीक है ना, तो यहां समझे आप कब कब सूर्य किरणें है सीधी पड़ती है। तो यहां अपना राजस्थान मुख्य रूप से है, तो राजस्थान में आप समझ गए होंगे मुख्य रूप से सूर्य कब सीधा चमकता है, तो 21 जून के समय राजस्थान के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, अब कर्क रेखा मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिण से बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है, बांसवाड़ा और यहां पे डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, दो जिलों से होकर मुख्य रूप से गुजरती है। और राजस्थान पूरा का पूरा मुख्य रूप से किस ओर है, कर्क रेखा से उत्तर में है, तो मुख्य रूप से किस कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध। किस कटिबंध में है, वैसे शीतोष्ण के अंदर, और उष्ण कटिबंध के नजदीक वाला जो भाग है इसीलिए इसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है। कितना परसेंट, लगभग 99% भाग राजस्थान का उपोष्ण कटिबंध में है, 1% भाग राजस्थान का उष्ण कटिबंध में है। ठीक है, तो यहाँ की जलवायु कैसी मानी जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ की मानी जाती है। इसका कारण यही कारण है कि इसकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी प्रदेश की स्थिति के कारण है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसकी स्थिति मुख्य रूप से है, तो दिसंबर में सूर्य दक्षिण जाने के बाद में अपने यहाँ क्या हो जाता है, ठंड बढ़ जाती है। जैसे ही सितंबर और मार्च का महीना होता है, दिन सुहाना होता है, न सर्दी न गर्मी होती। जैसे जून का महीना आता है तो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में, मुख्य रूप से भारत के अंदर और अपने राजस्थान का जो इलाका है मध्यवर्ती भारत है, वहां पे तापमान बढ़ जाते हैं और काफी तेज गर्मियां होती है। ठीक है, अब देखते हैं जलवायु के प्रभावित करने वाले अन्य कारक। सबसे पहले अपन स्थिति की चर्चा की, फिर अपन अब चर्चा करेंगे समुद्र से दूरी की। अरे रुक जा रे यार, चलो अब यहां अपन चर्चा करेंगे समुद्र से दूरी, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक, समुद्र से दूरी। ये कैसे प्रभावित करता है, तो कोई प्रदेश विशेष यदि समुद्र से जितना दूर है ना, उसके ऊपर महासागरीय प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। देखो दो तरह के प्रभाव होते हैं, एक तो महाद्वीपीय प्रभाव, महाद्वीपीयता कहते हैं इसको, एक महासागरीय प्रभाव। दोनों को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। महाद्वीप का प्रभाव मुख्य रूप से क्या होता है कि महाद्वीप सूर्य तप से जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जहां महाद्वीपीय स्वभाव है
वहां पे किसी वहां की तापमान में, वहां के दिन के तापांतर में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि रात के समय ये ऐसे प्रदेश जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, रात के समय ठंडे हो जाते हैं, वह दिन में गर्म हो जाते हैं। आपको पता है अपने यहाँ पाई जाने वाली मुख्य रूप से मिट्टी कौन सी है, बलुई मिट्टी। और राजस्थान की जो बलुई मिट्टी है, आपको पता है गर्मी के मई जून के महीने में भी अपन देखते हैं कि दिन के समय उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ही रात की 8 से 9 बजती है, 10 बजती है, उसके साथ साथ में मिट्टी सुहानी लगने लग जाती है, यानी वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक इसके विपरीत महासागरीय प्रभाव क्या होता है, महासागर का पानी, ये इसको जलीय स्वभाव है ना, इसको स्थल स्वभाव भी कहते हैं, महाद्वीपीयता को स्थल स्वभाव भी कहते हैं, और इसको जलीय स्वभाव भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या स्वभाव, जलीय स्वभाव क्या होता है कि यह सूर्य तप से धीरे धीरे गर्म होता है, वह धीरे धीरे ठंडा होता है, वह धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ठीक है ना, ये दूसरा स्वभाव है, इसको बोलते हैं जलीय स्वभाव। अब राजस्थान की जो है वो समुद्र से दूरी है, और दूरी होने के कारण यहाँ पे मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्रभाव देखने को मिलता है, महासागरीय प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। कितना क्या दूर है, यदि अपन मानचित्र देखते हैं भारत का और उसमें अपन राजस्थान देखते हैं, तो आपको नजर आएगा मुख्य रूप से अब देखो यहां अपना राजस्थान है, मानचित्र सुंदर नहीं बना हुआ, ये राजस्थान है, तो ये अरब सागर, अरब सागर से कितनी दूरी है, लगभग 400 किलोमीटर, और बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी है, लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ये दोनों दूरियां मुख्य रूप से क्या करती है, राजस्थान के ऊपर महासागरीय प्रभाव है वो नगण्य हो जाता है। मुख्य रूप से कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है, महाद्वीपीय प्रभाव या स्थलीय स्वभाव का असर मुख्य रूप से यहां देखने को मिलता है। तो राजस्थान पर महासागरीय प्रभाव, राजस्थान पर महासागरीय प्रभाव नगण्य होता है, नगण्य होता, क्योंकि यह अरब सागर से लिख लो सर 400 किलोमीटर वह बंगाल की खाड़ी से 2900 किलोमीटर लगभग दूर है। तो यहां पे मुख्य रूप से कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है, सिर्फ महाद्वीपीय स्वभाव। यहाँ की मिट्टी सूर्य तप से जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर दैनिक तापांतर भी ज्यादा पाए जाते हैं। अगला है उच्चावच, नया पेज ही लेना पड़ेगा ना। अगला है उच्चावच, अगला स्वभाव देखो मुख्य रूप से कौन सा है, उच्चावच या धरातलीय स्वरूप, यह इस रूप में भी अपन इसको कह सकते हैं। अब राजस्थान का उच्चावच की अपन चर्चा मुख्य रूप से करते हैं, है ना, तो आप पाओगे कि राजस्थान के अंदर आप यहां देखोगे कि ये वाला जो क्षेत्र मुख्य रूप से है यह पर्वतीय, ये कैसा है, मरुस्थलीय, ये कैसा है, मैदानी, और ये कैसा है मुख्य रूप से पठारी।
ठीक है, उच्चावच की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान को कितने भागों में बांट सकते हैं अपन? 4 भागों में, भौतिक स्वरूप की दृष्टि से। तो राजस्थान को उच्चावच की दृष्टि से चार भागों में बांट सकते हैं, बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो 4 भागों में अपने बांट दिया। अब मुख्य रूप से मरु प्रदेश की मिट्टी कौन सी है? मरु प्रदेश की रेतीली मिट्टी। अब रेतीली मिट्टी कैसी होती है? मोटे कणों वाली। और इसका स्वभाव क्या होता है कि ये जल्दी गर्म होती है ना। तो मुख्य रूप से पश्चिमी रेगिस्तान है, यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। सर्दियों में इसका तापमान जल्दी गिर जाता है क्योंकि महाद्वीपीय प्रभाव। अरावली की ऊंचाई पर देखें तो बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, औसत ऊंचाई मुख्य रूप से 930 मीटर है। फिर पठारी प्रदेश मैदानी प्रदेश है, और फिर पठारी प्रदेश मुख्य रूप से जो है हाड़ौती का पठार, ये भी धरातल से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से ये 450 मीटर के आसपास में इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो पूरा का पूरा प्रदेश जो है उसके यदि उच्चावच पर लक्षणों के पर देखें तो इसके 4 भाग अपन ने किए हैं। तो पश्चिमी भाग रेतीली मृदा के कारण जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है। ठीक है ना। यानी अपन जून के महीने में यहाँ का तापमान देखेंगे ना, दिन का तापमान, तो दिन के समय दोपहर का तापमान मुख्य रूप से यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। और वही तापमान यदि अपन रात को अपन देखते हैं मुख्य रूप से तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान हो जाता है। तो दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से। तो इसका कारण है रेतीली बलुई मिट्टी, है ना। तो ये इसका धरातलीय उच्चावच, है ना, भौतिक लक्षण मुख्य रूप से। इसके अलावा अपन पठारी प्रदेश की बात करते हैं। पठारी प्रदेश, तो ये पथरीला जो भाग होता है, पथरीला भाग भी मुख्य रूप से सूर्यातप से जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है, पर रात्रि में ठंडा नहीं होता। ये इसकी विशेषता है, नहीं होता। और इसका मतलब क्या होता है कि रात के समय ये जो भाग है, जो पठारी प्रदेश होते हैं, इसमें उमस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? उमस बढ़ जाती है। यानी गर्मी यहाँ की जो होती है रात्रि के समय की, वो बड़ी परेशान करने वाली होती है ना। लैपटॉप थोड़ा डिश हुआ है, चार लगाते है ना, थोड़ा लैपटॉप डिश हो रहा था। तो ये था उच्चावच। आगे देखिए, उच्चावच के बाद में अपन देखते हैं अगला प्रभावित करने वाला कारक है, वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, अब ये भी बड़े मायने रखता है। क्यों मायने रखता है, किस प्रकार मायने रखता है ना। इसको यदि अपन देखेंगे तो अपन पाएंगे कि शिवा तो यहां देखेंगे अपन मुख्य रूप से कि समुद्र तल से ऊंचाई। अब इसका क्या असर होता है? यदि समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती। जो जो अपन धरातल से ऊपर जाएंगे ना, तो तापमान में क्या आती है? उत्तरोत्तर कमी आती है। अब ये कमी
किस रूप में आती है, इसका औसत क्या रहता है मुख्य रूप से, तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। अपन जो ऊपर बढ़ते हैं ना, तो कितना तापमान गिर जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यों नहीं चल रहा, हाँ तो लैपटॉप डिस्टर्ब है। तो यदि समुद्र से ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कितना गिरता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, इसकी दर क्या है, 165 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। या फिर 1000 मीटर की दूसरी दर क्या है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक दूसरी दर यह पाई जाती है। तो ये दो दरें मुख्य रूप से देखने को मिलती है अपन धरातल से जो ऊपर बढ़ते हैं। अब देखिए अपन राजस्थान की जो औसत ऊंचाई है, राजस्थान की औसत ऊंचाई 370 मीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 370 मीटर। कोई भी भाग इससे से अधिक ऊंचा नहीं है, तो टेम्परेचर गिरने की बात यहां नहीं आती, क्योंकि 165 मीटर पर कितने आता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोई कोई भाग एवरेज आप देखेंगे तो अरावली सर्वाधिक ऊंचा भाग कौन सा है, अरावली वाला। यह औसत रूप से 930 मीटर ऊंची है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी, 930 मीटर। और सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश मुख्य रूप से राजस्थान का कौन सा है, अरावली है, बाकी नहीं है। बाकी सारे प्रदेश है वो नीचे है। तो मुख्य रूप से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो भी राजस्थान में यहाँ के तापमान को बढ़ने के लिए उत्तरदायी करता है, क्योंकि यहाँ तापमान इसलिए अधिक पाया जाता है कि ऊंचाई इस प्रदेश की उतनी ज्यादा नहीं पाई जाती। अगला बिंदु है वनस्पति। अगला है वनस्पति आवरण। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु में इसका भी बड़ा रोल होता है। वनस्पति आवरण का मतलब है कि किसी प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति, वनों की मात्रा यदि अधिक है तो उस प्रदेश में वर्षा अधिक होती है, तापमान न्यून पाए जाते हैं, वह आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, यह बड़ा बिंदु है। तो ये चीजें हैं। फिर एक अगला महत्वपूर्ण जो फैक्टर है राजस्थान की जलवायु के लिए जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वो है अरावली की अवस्थिति। अरावली की स्थिति, यह बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। किस प्रकार से अरावली की स्थिति यह प्रभावित करती है, देखिए राजस्थान के मानचित्र को यदि अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से पाएंगे कि अरावली मुख्य रूप से राजस्थान में इस रूप में है। ठीक है, तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। राजस्थान की स्थिति में अरावली मुख्य रूप से किस ओर है, तो इसकी दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये जो स्थिति है अरावली की स्थिति किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और ये जो स्थिति मुख्य रूप से है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, थोड़ा देखिए ध्यान से। अपन राजस्थान की जलवायु को यदि अपन देखेंगे तो ये अरावली की स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करती है कि
इस साइड से बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी, उसकी मानसूनी पवनें जब आती है तो उन मानसूनी पवनों को अरावली क्या करती है कि इसी भाग में अवरोध पैदा कर देती है और यही इस मानसूनी पवनों को स्टॉप कर देती है और यहां इस भाग में रोक करके पूर्वी मैदान में अच्छी वर्षा करवाती है। तो यहां अपन देखते हैं कि औसत वर्षा 80 से 100 सेमी के आसपास में होती है, ठीक है, किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। लेकिन इन पवनों को आगे आने से रोक देती है। तो ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी की जो पवनें हैं वो पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा नहीं करवा पाती है, एक कारण। दूसरा कारण देखिए, अरब सागर की ओर से आने वाली मानसूनी पवनें, इस साइड से आने वाली मानसूनी पवनें हैं, वो क्या है? अरब सागरीय मानसूनी पवन। ये पवनें क्या करती है? अरावली के समानांतर, है ना, अरावली के जो पैरेलल चल जाती है वो अरावली के समानांतर ये आगे निकल जाती है और कहां करती है? उत्तर भारत के मैदान में, हिमालय की तलहटी में, पंजाब का मैदान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान में बारिश करती है। तो राजस्थान में इस पवनों से भी वर्षा नहीं होती है। यदि अरावली इस रूप में होती तो शायद राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा हरा भरा होता, पूर्वी हिस्सा कमजोर होता। तो अरावली की अवस्थिति भी मुख्य रूप से राजस्थान की जलवायु को तय करती है और ऐसा माना जाता है कि अरावली की स्थिति के कारण, अरावली के कारण ही राजस्थान का पश्चिमी भाग, कौन सा भाग? राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। इसके अलावा इसके कारण राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग मैदानी है। यह अरावली के द्वारा ही तय होता है ना। तो ये थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, बोलने को तो मैं स्पीडली इनको बोल देता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थिति है, ऊंचावत है, प्राकृतिक वनस्पति है, समुद्र से दूरी है, समुद्र से ऊंचाई है, वैसे अपन बोल देते। लेकिन रियली फैक्ट क्या है, क्या वास्तविकता उस जिस बिंदु की, जिस कारक की अपन चर्चा करते हैं, तो वास्तव में क्या राजस्थान की जलवायु को वो प्रभावित करता है या नहीं करता? करता है तो किस रूप में करता है? अपन बोल देते राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के अंदर अरावली की जो दिशा है मुख्य रूप से राजस्थान की जलवायु प्रभावित करती है। तो पूछ ले कैसे करती है ना। तो ये मुख्य रूप से बिंदु है कि अरावली बंगाली की खाड़ी के मानसून को रोक करके और दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है उसमें अच्छी वर्षा करवाती है और उस वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर के पास में पहुंचा देती है और पश्चिमी भाग इसके कारण सूखा है क्योंकि बंगाली खाड़ी की मानसूनी पवनें यहाँ वर्षा नहीं कर पाती है। और इसी अरावली की दिशा के कारण अरब सागरीय पवनें अरावली के समानांतर आगे निकल जाती है, जो पश्चिमी रेगिस्तान का रेगिस्तान रह जाता है, इसमें इससे कोई वर्षा नहीं होती है। तो यहां से इस तरह का प्रश्न उठता है, कई बार प्रश्न उठता है, तो कैसे उठता है कि किस प्रकार कथन एक लिखा कि अरावली राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, दूसरा अरावली बंगाली खाड़ी की मानसून की पवनों को रोकती है और पश्चिमी रेगिस्तान में वर्षा न्यून करवाती है, या पश्चिमी रेगिस्तान अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश में या बंगाली खाड़ी के मानसून के वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है ना। तो कथन एक सही है, कथन दो सही है। कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है और एक की दूसरा सही व्याख्या करता है। इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो जब आप डीपली तैयारी नहीं करेंगे तो इसका पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, इसलिए तैयारी करें, विस्तार से करें। तो फिर पढ़ेंगे अगले कालांश में अपन राजस्थान की प्रमुख ऋतुएं त्रिवार्था के अनुसार, कोपेन के अनुसार और थार्नवेट के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। तो सभी साथी जुड़े रहें सर्वा क्लास के साथ में और क्लास को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें, अन्य साथियों को भी जोड़ दें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत होगी और आपके लिए हम शानदार क्लासेस लेके आएंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों।